हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के यानी कि 29 जून के सभी प्रश्न मतलब सभी शिफ्ट ख़त्म हो चुका है। तो हम सभी शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर के प्रश्न, जनरल नॉलेज के यानी कि जीके, हिंदी और कंप्यूटर, इन सभी के प्रश्न रहेंगे। तो सभी को देखते हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है वो लोग अपना मिला सकते हैं, और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे। तो उसको आप देखते जाएंगे और कवर करते जाएंगे, क्या क्या पूछा गया है या फिर क्या पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, अथवा आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हमारा पहला प्रश्न है जो हम देखेंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में आपका शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, पुणे, जिसमें वर्जिन हाइपरलूप के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2025 में भारत का जीडीपी अनुमान यानी कि IMF कितना रखा है, कितना रखा गया है। 2025 में भारत का जीडीपी अनुमान अनुमान कितना रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8%। कितना रखा गया है तो 6.8% रखा गया है जीडीपी अनुमान 2025 का। यानी कि भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। जो भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है यूनेस्को के द्वारा 2025 में भारत के किस स्मारक को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को के द्वारा 2025 में भारत के किस स्मारक को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला को विश्व धरोहर 2025 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरज कुंड मेला। यह पारस्परिक संस्कृति के क्षेत्र के संरक्षण हेतु सूरज कुंड मेला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है हाल ही में किसे भारत का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का ग्रीन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जिया मिर्जा। जिया मिर्जा को हाल ही में भारत का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनको किस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। तो पर्यावरण कार्यों के लिए इनको जिया मिर्जा को भारत का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है भारत की पहली क्वांटम सैटेलाइट का नाम क्या है। भारत की पहली क्वांटम सैटेलाइट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यभामा 1। भारत की पहली क्वांटम सैटेलाइट का क्या नाम है। तो इसका नाम है सत्यभामा 1। यह सुरक्षित संचार के लिए आपकी भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य ने पहली बार AI टीचर को स्कूलों में नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार AI टीचर को स्कूलों में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल राज्य ने भारत में पहली बार AI टीचर को स्कूलों में नियुक्त किया गया है। सरकारी स्कूलों में AI पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है 2025 में
ब्रिक्स समूह में शामिल नया देश कौन सा है? 2025 में जो है ब्रिक्स समूह में जो है शामिल नया देश आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है आपका ब्रिक्स समूह में शामिल नया देश है। जो ब्रिक्स का विस्तार है वह अब तक जो है 11 देशों तक हो चुका है, यानी कि ब्रिक्स में जो है टोटल 11 देश शामिल हैं इस समय फिलहाल। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने भारत को रुपे आधारित यूपीआई सेवा शुरू करने की जो है अनुमति दे दी है? हाल ही में जो है किस देश ने भारत को रुपे पर आधारित जो है यूपीआई सेवा शुरू करने की जो है अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है भारत को रुपे आधारित जो है यूपीआई सेवा शुरू करने की जो है अनुमति दे दी है। भारत के जो है डिजिटल पेमेंट का जो है इससे विस्तार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, BSPHCL का जो है पूर्ण नाम क्या है? यानी कि पूरा नाम क्या है? BSPHCL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। BSPHCL का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम होगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। यह किस क्षेत्र में है? तो यह आपका है बिहार की जो है विद्युत वितरण संस्था है। BSPHCL क्या है? तो यह बिहार की जो है विद्युत वितरण संस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस महिला को भारतीय नौसेना में फाइटर पायलट के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है किस महिला को जो है भारतीय नौसेना में फाइटर पायलट के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप को जो है हाल ही में जो है भारतीय नौसेना में फाइटर पायलट के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में आपका प्रश्न बन सकता है कि नौसेना की जो है पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आपकी शुभांगी स्वरूप बनी है। शुभांगी स्वरूप जो है नौसेना की जो है पहली महिला पायलट बनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 2025 में कौन सी योजना को मोदी की गारंटी के रूप में जो है प्रचारित किया गया है? 2025 में जो है कौन सी योजना है जिसको मोदी की जो है गारंटी के रूप में जो है प्रचारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना को जो है प्रचारित किया गया है। और यह है किस प्रकार की योजना? तो यह एक हर घर सोलर योजना है, यानी कि हर घर में जो है सोलर के माध्यम से जो है बिजली प्रोवाइड हो उसके लिए प्रचारित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की नई रक्षा उत्पादन नीति का उद्देश्य क्या है? भारत की जो है नई रक्षा उत्पादन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2047 तक आत्मनिर्भर रक्षा निर्यातक बनाना। 2047 तक जो है आत्मनिर्भर रक्षा निर्यातक बनाना भारत की जो है नई रक्षा उत्पादन नीति का जो है उद्देश्य है, यानी कि मेक इन इंडिया को जो है क्या करना? बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया को जो है इससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति जो है शुरू की गई है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षा किस संरचना में जो है होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है बोर्ड परीक्षा किस संरचना में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार होगी सेमेस्टर प्रणाली में। अब जो पेपर होगा 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है आपकी जो परीक्षा होगी बोर्ड की वह 2 बार होगी। और कैसे होगी? तो सेमेस्टर वाइज होगी। इससे जो क्या है कि आपका लचीलापन और निरंतर मूल्यांकन जो है बना रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में भारत का पहला वुमेन ओनली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन किस राज्य में जो है खुला है? हाल ही में जो है भारत का पहला वुमेन ओनली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन किस राज्य में खुला है? तो यह आपका खुला है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। किस राज्य में खुला है? तो हरियाणा राज्य में जो है खुला है। इस पे कुछ व्याख्या है जिसमें हम देखेंगे। व्याख्या है कि महिला साइबर
अपराधों की जो है विशेष जांच इससे होगी। महिला साइबर अपराधों की जो इससे क्या होगी, विशेष जांच होगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित पीएम श्री स्कूल योजना का जो है उद्देश्य क्या रखा गया है। हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित जो है पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों को विकसित करना। जो आपका उत्कृष्ट सरकारी स्कूल है उसको जो है विकसित करना है पीएम श्री केंद्रीय स्कूल योजना के तहत, जिसमें एनईपी 2020 को जो है लागू करने का मॉडल दिया गया है, जिसमें आपका एनईपी 2020 के जो भी नियम है सभी को लागू किया जाएगा। अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज यानी कि जीके के प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपके 15 प्रश्न यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है। संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। यह जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह जो है प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत का जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। भारत के जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए यह जो है दामोदर घाटी परियोजना किस लिए है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, किस राज्य को भारत का राइस बाउल कहा जाता है। किस राज्य को जो है भारत का राइस बाउल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है भारत का राइस बाउल कहा जाता है। धान का जो है प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह आपका धान का प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है धान का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को जो है आपका कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। 1999 में कारगिल युद्ध की जो है जीत की जो है स्मृति में 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका की जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1913 में जो है भारत की जो है स्वतंत्रता हेतु 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किस लिए, तो भारत की जो है स्वतंत्रता हेतु जो है किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भारत के जो है किस राज्य में भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है स्थित है। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और यह किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पर जो है बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो यह आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है यह, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था।
राज्य जो है पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका फजल अली। फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्ष थे। और राज्य पुनर्आयोग का जो है गठन आयोग का जो है अध्यक्ष फजल अली थे। और राज्य जो हमारा किस आधार पर किया गया था? पहली बार भाषाई आधार पर जो है राज्य बनाने की जो है सिफारिश फजल अली आयोग ने जो है की थी। किस आधार पर? तो भाषाई के आधार पर जो है राज्य बनाने की जो है सिफारिश की गई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से बना हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपका किस देश के सहयोग से जो है बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूस के सहयोग से बना हुआ है। यह जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका है यह सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से स्थित है। रामसर स्थल जो है आपका आर्द्र भूमि से स्थित है। और ये किस लिए होता है? तो पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित संधि है वो किससे है? तो रामसर स्थल से है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ पर स्थित है? माउंट एटना जो है आपका यह सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह इटली में स्थित है। माउंट एटना जो है यह एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका इटली में स्थित है। यूरोप का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका माउंट एटना है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा? तो माउंट एटना। और यह स्थित कहाँ पर है? तो यह आपका स्थित है इटली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो है वुलर झील जो है भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील जम्मू कश्मीर। यह जो है एक प्रकार की प्राकृतिक झील है जो कि झेलम नदी से जुड़ी हुई है। तो वुलर झील किस नदी से जुड़ी हुई है? तो यह झेलम नदी से जुड़ी हुई है और यह एक प्रकार की क्या है? तो प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जो है जागरूकता लाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कभी भंग नहीं होती है। जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। यह जो है हर 2 साल में पूरे सदस्य का 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में जो है पूरे सदस्य का जो है 1/3 जो सदस्य है वह रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है यह कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने ईवीएम का जो है प्रयोग कब किया था? भारत में जो है पहली बार चुनाव आयोग ने ईवीएम का प्रयोग जो है कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन 19
1982 में। सन 1982 में जो है भारत में पहली बार चुनाव ने जो है ईवीएम का जो है प्रयोग किया था। और यह किस राज्य में हुआ था? तो ईवीएम का प्रयोग आपका हुआ था केरल राज्य में। बाद में जो है आपका पूरी देश में जो है ईवीएम से जो है आपका चुनाव होने लगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है जवाहर नवोदय विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर नवोदय विद्यालय योजना जो है आपका कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1986 में। सन 1986 में जो है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय योजना जो है शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सन 1986। यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मेधावी छात्रों के लिए है। अगला प्रश्न आपका है हिंदी। अब क्या देखेंगे हम हिंदी के जो भी प्रश्न है उसको हम करेंगे, जिसमें आपके 10 प्रश्न लिए गए हैं हिंदी के। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है उदाहरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण में कौन सा प्रत्यय है, तो यह है अड़। उदाहरण में जो है आपका अड़ प्रत्यय है। यह जो है तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है जो दिखाई न दे उसको जो है एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो है दिखाई न दे उसको हम कहते हैं अदृश्य। जो दिखाई न दे उसको क्या कहते हैं? अदृश्य। इसमें अदृश्य में जो है आपका अ उपसर्ग है और धृत धातु है। दृश्य धातु जो है अदृश्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है बूंद बूंद से सागर भरता है किस प्रकार का वाक्य है? बूंद बूंद से जो है सागर भरता है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा नीति वचन। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें आपका नीति वचन। देखिए यह जो है प्रश्न कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है धन्य है वह माता में धन्य जो है कौन सा विशेषण है? धन्य है वह माता में जो है धन्य शब्द है वह कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यह जो है गुण को जो है दर्शाता है, माता के जो है गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है खून खौलना। खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक क्रोध आना। खून खौलने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध आना। और इसमें कौन सा वाचक है? तो इसमें यह जो है आपका भाववाचक है। खून खौलना कैसा है? तो यह आपका भाववाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा का नाम है। यह जो है कुल 4 भागों में प्रकाशित की गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आपका 4 भागों में प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 37। प्रश्न नंबर 37 है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के जो है कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार। संज्ञा आपका कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यह जो है 5 प्रकार के होते हैं। और किसके अनुसार होते हैं? तो यह व्याकरण के अनुसार जो है संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है अंगारों पर चलना। अंगारों पर चलना मुहावरे का जो है अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुत कष्ट सहना। अंगारों पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट सहना। और यह कैसा वाक्य है?
तो ये आपका प्रतीकात्मक अर्थ है अंगारों पर चलना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39, वह शब्द सर्वनाम के किस भेद में आता है। जो वह शब्द है वह सर्वनाम के किस भेद में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। किसी भी व्यक्ति को और संकेत करने के लिए वह शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस आपका किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका अवधी में लिखा गया है। यह इसको किसने लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस को किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और यह किस भाषा में है, तो यह आपका अवधी भाषा में है। आगे देखते हैं। आगे आपके हैं कंप्यूटर के प्रश्न। कंप्यूटर के प्रश्न है जिसमें से हमने 10 प्रश्न लिए हैं। सभी को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, सीपीयू में रजिस्टर्ड का क्या कार्य होता है। सीपीयू में आपका रजिस्टर्ड का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। सीपीयू का सीपीयू में रजिस्टर का काम होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, लाइन, मैन, वैन इन सभी में सबसे बड़ी नेटवर्क श्रेणी कौन सी है। तो इन सभी में सबसे बड़ी नेटवर्क श्रेणी आपका वह है वैन, WAN। तो सही आंसर हो जाएगा WAN, वैन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड इंटरनेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, DNS का कार्य क्या होता है। DNS का कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना DNS का कार्य होता है। और यह किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह ब्राउजर को पहचानने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है, जो कि IP एड्रेस को डोमेन में बदल देता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, कंप्यूटर बोटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है। कंप्यूटर बोटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा BIOS। BIOS कंप्यूटर बोटिंग प्रक्रिया में सबसे पहले सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है। यह एक हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है कि वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अधिक प्रभावी है। वायरस से सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अधिक प्रभावी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों ही वायरस से सुरक्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। यह नेटवर्क और सिस्टम स्तर पर सुरक्षा करते हैं। नेटवर्क और सिस्टम स्तर को सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल यह किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर खोलने या फिर सिस्टम को रीसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का प्रयोग किया जाता है। यह मल्टी फंक्शन शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल क्या है, तो यह आपका मल्टी फंक्शनल शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, MS वर्ड में हेडर और फूटर का क्या उपयोग होता है। MS वर्ड में हेडर और फूटर का क्या उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेज को ऊपर नीचे अस्थायी टेक्स्ट जोड़ने के लिए किया जाता है। पेज को ऊपर नीचे
जोड़ने के लिए ऊपर नीचे अस्थाई टेक्सचर जोड़ने के लिए जो है हेडर और फुटर का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तारीख, लेखक, पेज नंबर, इन सबको करने के लिए जो है एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपका है, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यानी कि उसका कोई भी उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि अस्थाई डाटा स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को जो है हिंदी में अस्थाई डाटा अस्थाई डाटा स्टोरेज कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसफ़र स्पीड की जो है मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एमबीपीएस। डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड को मापने की इकाई को हम कहते हैं एमबीपीएस। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। मेगाबाइट पर सेकेंड। एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मेगाबाइट पर सेकेंड। यह जो है इंटरनेट या फिर नेटवर्क की स्पीड में एमबीपीएस का जो है प्रयोग होता है जब हम कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो। अगला प्रश्न और आपका आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होगा यानी कि पूरा नाम होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यह जो है बाहरी डिवाइस को जो है जोड़ने में मदद करता है। यूएसबी जो है बाहरी डिवाइस को जो है कि आपके सिस्टम से जोड़ने में जो है मदद करता है। अगर आप लोगों ने जो है यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों का जो है बहुत ही धन्यवाद, यानी कि आप लोगों को जो है बहुत ही फ़ायदेमंद करेगी यह क्लास। और जिन लोगों को भी जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि अगर हम जो भी क्लास अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक जो है पहले प्रोवाइड हो जाए और आप लोग अपनी तैयारी को जो है जारी करके सिलेक्शन ले लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।